आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसे हॉरर और डिस्टर्बिंग मांगा की जिसे देखने के बाद तुम्हारे अंदर से रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसके पैनल्स के डार्कनेस को तुम फील कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मांगा की शुरुआत में हम लोग को एक किताब दिखाया जाता है जिसपे लिखा हुआ होता है कि मैं हूँ सेइची किरिशिमा और मैं पेशे से एक राइटर हूँ और ये मेरा आखिरी काम हो सकता है। तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो पूरी तरह से खून से लथपथ है और बाहर से उसे एक आदमी घूर रहा है। वो बोलता है प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। इसके बाद हम लोग अपने मेन कैरेक्टर सेइची किरिशिमा को देखते हैं जो कि अपनी बीवी के साथ बीच पे आया हुआ होता है और इन लोगों के बीच कुछ बातें होती है जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और सेइची बोलता है कि यहाँ पे पास में एक वाटरफॉल है जहाँ पे कपल जाते हैं तो उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती है, तो चलो वहीं पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये लोग वहीं जा रहे होते हैं और उस टाइम पे बारिश होने लगती है और रात भी हो जाती है। तो सेइची वहाँ पर रास्ता भटक जाता है और लड़की बोलती है तुम हमेशा की तरह यूजलेस हो। फिर सेइची अपनी बीवी को बोलता है कि ये आइलैंड सिर्फ वाटरफॉल के लिए नहीं जाना जाता है, यहाँ पे पहले एक वॉरफील्ड थी जहाँ पे हजारों सैनिक मर चुके हैं। फिर उसकी बीवी बोलते है कि वाटरफॉल तो सिर्फ बहाना था, तुम्हें बस अपनी अगली नॉवल के लिए आइडिया चाहिए था। और फिर वो बोलती है कि तुम्हारी इन्हीं फालतू के नॉवेल्स की वजह से हमारा बच्चा मर चुका है। ये सुन के सेइची को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं करता और बोलता है कि मैंने इतनी मेहनत हमारे लिए की थी और तुम सब चीज का ब्लेम सिर्फ मुझ पे ही डाल रही हो। इस बार जो झूठ मूठ में बोलता है कि हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है लेकिन तुम चिंता मत कर, मैंने 1 किलोमीटर पहले ही एक घर देखा था, तो चलो वहीं पे चलते हैं। ये लोग वहाँ जाने लगते हैं और इसकी बीवी बोलती है कि हमें पक्का 1 किलोमीटर से ज्यादा चल लिया है लेकिन तुम्हारा घर अभी तक नहीं आया। उसके बाद सेइची अपनी बीवी की तरफ मुड़ता है और बोलता है मैं जून की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम हो मिकी। और ये बोलते के साथ उस पर हमला कर देता है लेकिन उसकी बीवी उस बार से बच जाती है। उसके बाद सेइची बोलता है कि तुम गायब हो जाओ, मैं अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करूंगा। और फिर उसकी बीवी जैसे तैसे वहां से बच के भागती और फिर सेइची उसका पीछा करता है और वहाँ पे एक केव होता है जिसके अंदर सेइची जाता है तो उसे उसकी बीवी मिलती है जिसके पैर में चोट लग चुकी है। उसके बाद मिकी उसके इमोशन के साथ खेलना शुरू होती है। वो बोलती है तुम्हें नई लाइफ शुरू करनी थी ना, मैं उसे पूरी तरीके से तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सेइची चैड है, वो उसे मारता है और उसके बाद बोलता है अब मैं अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकता हूँ। फिर वो पीछे मुड़ के जाने लगता है, तभी उसे पीछे से एक बच्चे की प्रेजेंस फील होती है। वो पीछे मुड़ता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और फिर वो सोचता है हाँ हेलुसिनेशन, आखिर एक बच्चा यहाँ हो कैसे सकता है। इसके बाद हम लोग पास्ट सीन देखते हैं जहाँ पे सेइची एक हॉस्पिटल में होता है अपने बच्चे के सामने। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे सेइची बाहर जा रहा होता है लेकिन वो रास्ता भूल चुका है, तो एक बूढ़ो उस पर हमला कर देता है लेकिन वो बच जाता है और जो बच्चा था वो मिकी को खींच के ले जा रहा होता है। और फिर सेइची है वो जैसे तैसे बच के वहाँ से भागने लगता है। फिर उसका पैर एक लोहे के गेट टाइप पे कुछ पे पड़ता है, वो वहाँ खोल के देखते हैं तो सीढ़ी होता है, वो नीचे जा रहा होता है लेकिन उसका नजर हटता है और दुर्घटना घट जाता है, वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद उसको बहुत चोट लगती है। और ऊपर से बूढ़ा वो जो गेट है उसे लगा भी देता है। वो देखता है सेइची की अंदर में बहुत सारे रूम्स है जिसके अंदर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए हैं। फिर वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जो कि बोलती है कि 8 लोग अभी तक आए और मर गए, तुम 9वें हो। और फिर वो बोलती है कोई बात नहीं, तो वो बच्चा कैसा है मुझे पता चल गया, ये लड़की ओरोचिमारू है। वैसे भी इसके जस्ट बाद बूढ़ा उस पे हमला कर देता है और उसे बांध के एक रूम में ले जाता है और वो उसे पूरी तरह से नंगा करके एक कुर्सी पे बांध के रखता है और उसके अगल बगल से उसे हर चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है कि मुझे मार दो, अब मैं नहीं सह सकता, मुझे आजाद कर दो, ऐसे ऐसे। और एक दिन अचानक से उसे ये सब आवाज आना बंद हो जाती है। फिर उसे पता चल जाता है कि इसके बगल में जो आदमी था वो मर चुका है और उसने अभी तक इसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये उसका खाना है। और ये सुन के उसे की फट जाती है और वो चिल्लाने लगता है। तुम्हें बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, ये पंखा का आवाज है तो प्लीज एडजस्ट कर लो क्योंकि भाई मैं पंखा बंद नहीं कर सकता क्योंकि हद से ज्यादा गर्मी है, मेरे को उबल के मरने का शौक नहीं है, ठीक है। खैर बैक टू द टॉपिक, इसे बाहर से लगता है कि कोई इसे देख रहा है तो फिर ये बोलता है हेल्प मी प्लीज। और फिर उसके रूम में कोई एंटर करता है जो देख के पूरा हैरान हो जाता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम हो मिकी। और जो बोलती है तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है हनी। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ मैं पंखा बंद कर दे रहा हूँ भाई, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ओके लेट्स गो। और हाँ मैं न्यू क्रिएटर हूँ तो वीडियो को शेयर कर देता हूँ। ओके तो सीजी जो है वो मिकी को देख के बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। तो मिकी रिस्पॉन्सिबल बनते हुए उसे एक बार मारती है पट से क्योंकि भाई इसने कुछ दिन पहले ही उसे मारने की कोशिश की थी तो वो क्यों ही बचाएगी इसको है। फिर मिकी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि तुमने उस बूढ़े आदमी को तो देखा ही हुआ, वो काफ़ी है तुम्हें तड़पा के मारने के लिए। और पता नहीं किसी रीज़न से वो लड़कियों को नहीं मारता, इसलिए मैं तो सेफ हूँ, साला फेमिनिस्ट बुड्ढा।
फिर मिकी बताती है कि उसी ने मुझे ठीक भी किया है, मैं सही मौका देखते हुए यहाँ से भाग जाऊंगी और बाहर जाके सबको बता दूंगी कि हम घूमने गए थे और किसी एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत हो गई, इसलिए गुड बाय। इसके बाद हम लोग एक और फ्लैशबैक देते हैं जिसमें अपना सी जो कान में ईयरफोन डाल के नॉवल लिख रहा होता है और मिकी जो है वो उसे बोलती है कि बच्चे का ध्यान रखना और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, तो अगर कपड़े सूख जाए तो उसे उतार लेना। लेकिन कार में ईयरफोन होने की वजह से वो इस बात को सुन नहीं पाता। कुछ देर बाद जो जून है वो जाता है कपड़े उतारने और उसका पैर फिसलने के कारण वो गिर जाता है छत पे से। इसलिए मैं कोई काम नहीं करता, मेरे से गलती हो गई। तो जब सेजू का काम खत्म होता है तो वो बालकनी में जाता है टहलने और उस टाइम पे वो देखता है कि बालकनी पे एक सूख गिरा हुआ है और फिर वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि खून से लथपथ जून नीचे पड़ा हुआ है। प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे जो बच्चा है वो किरिशिमा को घूर रहा होता है और मम्मा मम्मा बोल रहा होता है। फिर किरिशिमा को याद आता है कि उसे एक लड़की मिली थी जो कि किसी बच्चे के बारे में पूछ रही थी, यानी यही उसकी माँ होगी। तो ये बोलता है कि तुम अगर मुझे खोल दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। भाई मौके की नजाकत का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। उसके बाद किरिशिमा उस बच्चे को बोलता है कि मुझे वहाँ जाने के लिए कुछ कपड़े चाहिए होंगे। तो वो जो बच्चा है वो उसे एक जगह ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए होते हैं, जो देख के किरिशिमा समझ जाता है ये उन्हीं लोगों के कपड़े हैं जिसे उस बूढ़े इंसान ने मारा था। तो किरिशिमा उस कपड़े को पहनता है और बगल में एक कोई शार्प टूल पड़ा होता है, वो उसे भी उठा लेता है। उसके बाद किरिशिमा उस बच्चे को बोलता है कि एक काम करो, मुझे अपने पापा के पास ले चल। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हो रहा होता है और फिर उसी टाइम पे बुढ़ाऊ के पीठ पे छेद होता है जो किया था अपने किरिशिमा। उसके बाद वो मिकी को बोलता है कि अब बारी है तुम्हारी। और फिर जैसे वो उसे मारने वाला होता है, जो बुढ़ाऊ है वो उसका हथियार को रोक देता है और फिर मिकी इस मौके का फायदा उठा के वहाँ से भाग जाती है, जो देख के बुढ़ाऊ का रिएक्शन कुछ ऐसा है। जो किरिशिमा है वो इस मौके का फायदा उठा के बूढ़े को फिर से स्टैप कर देता है और फिर मिकी को मारने के लिए उसे पीछे दौड़ जाता है। और फिर वो देखता है कि मिकी किसी एक हिडन डोर से भाग चुकी है और जब वो उसका पीछा करने जा ही रहा होता है तभी पीछे से वो बच्चा इसे रोक लेता है, जिसके अंदर उसे अपना बेटा जून दिखता है। फिर वो बच्चा बोलता है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो फिर किरिशिमा है वो उसे बोलता है कि ठीक है चलो तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। और दूसरी तरफ वो जो बुड्ढा है वो दिल जले आंसी की तरफ कट्टा निकाल लेता है जिसके ऊपर में चाकू भी लगा हुआ है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं मिकी को, जिसे बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है और वो वहां से भाग रही होती है। तभी बुढ़ा पीछे से उसके मुंह में दे देता है अपने बंदूक के अंदर का चाकू। गंदे आदमी की गंदी सोच, अभी भोंपू बजा ले भाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किरिशिमा को वो अंडरग्राउंड गुफा मिल चुकी है जहाँ पे उस बच्चे की माँ को बंदी बना के रखा गया। वो वहां जा ही रहा होता है तभी पीछे से बुढ़ा उसके पीठ पे स्टैप कर देता है। ये साला बुढ़ा मरता ही नहीं है, कौन सा बंगाली बाबा का चूरन खाया पता ही नहीं चल रहा। किरिशिमा अपने मसाल से उस बुढ़ा के मुंह पे मारता है पट्ट से और उसके बाद वो बोलता है उस बच्चे को, तुम चिंता मत करो जून, मैं इस बूढ़े को मार दूंगा। भाई अब ये उस बच्चे को अपना बेटा समझ रहा है। उसके बाद वो मसाल लेता है और उस बुढ़े के मुंह में डाल देता है। के बाद जो बूढ़ा है वो एक ग्रेनेड निकाल के बोलता है अल्लाहू अकबर और फट जाता है। भाई सॉरी। और फिर उस टाइम पे किरिशिमा है उसको कुछ नहीं होता, लेकिन बुढ़ाऊ मर चुका है। इसके बाद किरिशिमा और वो बच्चा उसकी माँ के पास पहुँचते हैं और उस टाइम वो बोलता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, मैंने उस बुढ़े को मार दिया है। तो वो लड़की बोलती है क्या तुमने सच में उस मॉन्स्टर को मार दिया है? तो वो बोलता है हाँ, मैं अपनी बीवी और बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस टाइम पे वो भाई फैमिली के लिए इतना डेस्परेट है कि उसने अपनी एक नई फैमिली ही बना डाली। और फिर वो लड़की बोलती है कि फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तो अब किरिशिमा बोलता है आखिर हम लोग यहाँ से जाना ही क्यों है, क्योंकि तुम्हें जो भी चाहिए वो सब यहाँ पे है, मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा बच्चा भी यहाँ है, तो बाहर जाना ही क्यों है। तो फिर वो औरत बोलते है कि एट दी एंड तुम भी उसी मॉन्स्टर की तरह बन चुके हो। तो फिर किरिशिमा को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है कि सब के सब मेरे खिलाफ ही क्यों बोलते हैं। वो चाकू उठाता है और उसे मार डालता है। अब टाइम आता है 30 नवंबर 2010, जिसमें एक और कपल उसी आइलैंड पे गए होते हैं घूमने के लिए, जहाँ पे उसका जो गाड़ी हो उसमें फ्यूल ख़त्म हो जाता है। तो वो लोग हेल्प के लिए बाहर किसी को खोजने लगते हैं और उसी टाइम पे जो लड़का है उसे किरिशिमा की गाड़ी मिलती है, जिसके अंदर वही बुक होती है जो हमें शुरू में दिखाया गया था, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से अकेले हूँ और मुझे अब और अकेला नहीं रहना। और फिर आगे जाके इन दोनों को एक गुफा मिलती है जिसके अंदर इन लोग जाते हैं और सामने में खड़ा होता है किरिशिमा, जो कि पूरी तरीके से अब मॉन्स्टर बन चुका है। और फिर हम लोग उस बुक के लास्ट पेज को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है आई एम सेइजी किरिशिमा एंड यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें डीमन स्लेयर का ट्रेलर के बारे में जानना है तो अभी स्क्रीन पे जो वीडियो आएगी उसे जाके देख लो। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।